Okay. So today's topic of discussion is diaphragmatic hernia in bovines. Are you all aware about it? Diaphragmatic hernia क्या होता है? Okay, I will start the class. If anyone is having any doubt, then you can ask. As you all know, hernia का meaning होता है some part of body cavity. It will protrude through an opening, and that opening can be either natural or it can be acquired by due to some trauma or any other reason. ठीक है? तो जब किसी एक कैविटी का ऑर्गन दूसरी जगह पे चला जाता है, दैट इज नोन एज हर्निया. एंड अ ट्रू हर्निया हैज थ्री पेक्युलर कंटेंट्स व्हिच आर हर्नियल रिंग, सैक एंड कंटेंट्स. So if we talk about diaphragmatic hernia, it is not a true hernia. Why? Because it is an internal hernia which lacks its hernial sac. इसके अंदर sac नहीं है, ring है and contents है. ठीक है? तो इसके अंदर क्या होगा? The abdominal viscera, it will pass into the thoracic cavity. It is an internal type of hernia, और जो thoracic cavity में जाएगा, either it can pass through some natural apertures which are present in the diaphragm, or which are congenitally present, or it can occur due to a rupture की वजह से जा सकता है. तो अगर लार्ज एनिमल के अंदर हम बात करें, मोस्ट कॉमनली द ऑर्गन विच हर्निएट्स इन डायफ्रामेटिक हर्निया इज रेटिकुलम, क्योंकि रेटिकुलम इज द वन ऑर्गन विच इज इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी. ठीक है, रेटिकुलम ही वहां पे है सबसे नजदीक, इसीलिए वही हर्निएट करता है. एंड इट हैज वेरियस अदर सिनोनिम्स टू इट. डायफ्रामेटिक डिफेक्ट बोल सकता है हम इसको, रप्चर ऑफ डायफ्राम. And because of the organ which is herniated, it is also known as reticular hernia or reticulocoel. जहां पे भी seal word use होता है, it means it is somewhere related to hernia. ठीक है, या फिर हम इसको इवेंट्रेशन ऑफ रेटिकुलम भी बोलते हैं. इफ वी टॉक अबाउट डायफ्राम, डायफ्राम क्या है? इट इज अ सेट ऑफ इंटरनल मसल, अनपेयर्ड मसल, सिंगल मसल है ये. एंड इट एक्सटेंड्स अक्रॉस द बॉटम ऑफ रिब केज. जो रिब केज है थोरेसिक कैविटी के अंदर, सबसे कॉर्डली ये प्रेजेंट है. ठीक है, सो इट समहाउ सेपरेट्स द थोरेसिक एंड द एब्डोमिनल कैविटी. इन दोनों के बीच का एक सेपरेशन का काम करती है. एंड इट इज एन इंस्पिरेटरी, चीफ इंस्पिरेटरी मसल. इसी की वजह से मतलब इट एड्स इन इंस्पिरेशन, एनिमल इंस्पायर करता है, रेस्पिरेशन में इसका की रोल है. इफ वी टॉक अबाउट इट शेप, तो ये डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है. द सेंटर पेरिफेरी ऑफ इट इज मस्कुलर. डायफ्राम जो है ना, पेरिफेरी पे मस्कुलर है और बीच की तरफ आते हैं तो वो टेंडिनस नेचर का हो जाता है, वेयर ऑल दीज मसल्स दे जस्ट अटैच, वहां पे टेंडन. तो देखो ये है डायफ्राम, अनपेयर्ड मसल है. द पेरिफेरी इज मस्कुलर एंड टुवर्ड्स द सेंटर इट इज टेंडिनस. ठीक है, इसके अंदर नेचुरली 3 फोरामिना आर प्रेजेंट. ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये कॉर्डल वीना कावा का फोरामेन है, यहाँ पे ईसोफेगस आती है, और यहाँ पे एओर्टा. तो डायफ्राम के अंदर 3 नेचुरली प्रेजेंट फोरामेन होते हैं. और यहीं पे ही मतलब इन फोरामेन से क्या इंपॉर्टेंस है? एट द लेवल ऑफ दिस कॉर्डल वीना कावा, जो हाइटस वीना कावी है, और जो ईसोफेगस के लिए हाइटस ईसोफेजाई, एट दीज पॉइंट्स the diaphragm is somewhat weak and these areas are more prone for diaphragmatic herniation. इसी से 12 से 15 सेंटीमीटर जो ventrally there are chances of diaphragmatic hernias are more. और उसके अलावा यहाँ पे जो जंक्शन है, मस्कुलोटेंडिनस जंक्शन, दिस जंक्शन इज आल्सो डज नॉट हैज दैट मच टोन. वहां पे टोन ज्यादा नहीं है, थिकनेस ज्यादा नहीं है, तो जंक्शन के ऊपर होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, अब डायफ्राम इट हैज इट्स स्टर्नल पार्ट एंड कोस्टल पार्ट. स्टर्नल पार्ट मतलब जो वेंट्रली प्रेजेंट है, तो स्टर्नम में वो जाके जहाँ पे इट इज अटैच्ड टू द डोर्सल सरफेस ऑफ जिफॉइड कार्टिलेज. जिफॉइड जो स्टर्नम होती है उसके अंदर देयर आर वेरियस स्टर्निब्री. जिफॉइड इज द लास्ट स्टर्निब्री ऑफ स्टर्नम. ठीक है, तो उस लास्ट स्टर्निब्री के डोर्सल सरफेस के ऊपर जाके इसकी अटैचमेंट होती है स्टर्नल पोर्शन की. और जो कोस्टल पोर्शन है वो डोर्सल एरिया में 7 to 8 कोस्टल कार्टिलेज से लेके 9 to 13 पे कहीं भी अटैच्ड हो सकता है डायफ्राम. ठीक है, बिकॉज इट इज अ डोम शेप स्ट्रक्चर और उसको सेपरेट करता है थोरेसिक वर्सेस एब्डोमिनल सरफेस को. तो ऑन टू द थोरेसिक साइड इट इज हैविंग कन्वेक्स अपीयरेंस एंड इट इज कवर्ड बाय प्लूरा. वहां पे सारा जो थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन्स है, लंग्स, पेरिकार्डियम, वहां से अटैच्ड है. और जो कनकेव सरफेस है विच इज द एब्डोमिनल सरफेस, इट इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम. और वहां पे जो ऑर्गन्स मोस्ट विसिनिटी में है वो है रेटिकुलम, ल्यूमेन, ओमेजम, एबोमेजम, स्प्लीन, लीवर. इनसे कहीं ना कहीं अटैचमेंट है डायफ्राम की. ठीक है, if we talk about the vascular and nerve supply is by the phrenic nerve and blood supply to the diaphragm is by the phrenic branch of thoracic aorta.
थोरेसिक और एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांचेस से, उसके अलावा इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इनकी ब्रांचेस से, अपार्ट फ्रॉम दैट सीलियक एंड मेसेंट्रिक आर्टरी और लंबर आर्टरी, दे आल्सो सप्लाई ब्लड सप्लाई टू द डायफ्राम। इटियोलॉजी की बात करें, हर्निएशन होता क्यों है, तो जैसे अगर हम बात करें ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस, जिसमें एनिमल ने फॉरेन बॉडी खाई है, तो वो फॉरेन बॉडी बार बार अगर वहां पे कांस्टेंट पेनिट्रेशन कर रही है, देन देयर विल बी वीकनिंग ऑफ डायफ्राम बिकॉज ऑफ दैट लीशन। या फिर कॉन्जेनाइटल वीक पॉइंट्स बताई दिए कि नेचुरली जो ये कॉर्डल वीना कावा और इसोफेगस है, दे आर मोर वीक, तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं हर्निएशन के। उसके अलावा फिजिकल फोर्सेस ड्यूरिंग फिजियोलॉजिकल साइकिल, सपोज करो एनिमल इज इन द लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी और इट इज इन द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन, सो at that time there is increased abdominal pressure, जिसकी वजह से it will push the reticulum cranially, और उसकी वजह से भी डायफ्राम के ऊपर टेंडेंसी है कि वहां से वो रप्चर ज्यादा फ्रेजाइल होके हो जाए, ठीक है। एकदम से एनिमल गिर गया या फिर टिम्पनी बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शियस एजेंट और एनी अदर रीजन देयर इज रिकरेंट टिम्पनी, तो वो टिम्पनी की वजह से भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये बात हमने करी ली, कॉमन इन जंक्शन ऑफ द मस्कुलर एंड टेंडिनस पोर्शन ऑफ डायफ्राम, कहाँ पे ज्यादा कॉमनली देखा जाता है, जहां जंक्शन है या फिर कॉर्डल वीना कावा और हाइटिस इसोफेगाई के वेंट्रल देखा जाता है, ठीक है। If we talk about the pathogenesis, as we know कि ruminants हैं, they are indiscriminate feeder, कुछ भी खा लेंगे, they will not differentiate खा क्या रहे हैं, तो there are high chances that they can ingest some potential foreign bodies, ठीक है। potential foreign bodies मतलब जो sharp होती हैं, जो diaphragm को rupture कर सकती हैं, like wires or nails, और अब वो खा लिया, they are into the honeycomb sieve appearance of diaphragm, वहां पे जाके वो sieve की तरीके से काम करती है, वो रुकी हुई है, but during the process of normal reticular contractions, जो फॉरेन बॉडी है ये बार बार पेनिट्रेट करके परफोरेट कर सकती है, एंड व्हेन दे क्रॉस द रेटिकुलर वॉल, आफ्टर क्रॉसिंग रेटिकुलर वॉल, द फेट ऑफ दैट फॉरेन बॉडी कैन बी लाइक इट कैन गो इन टुवर्ड्स द पेरिटोनियम एंड मे गो टुवर्ड्स डायफ्राम, तो ठीक है, देयर आर डिफरेंट फेट्स। लेकिन हम डायफ्रामेटिक हर्निया की बात करें तो मतलब हम मान के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि वो फॉरेन बॉडी डायफ्राम में आ गई है, डायफ्राम में आ गया, उसके बाद आगे हो सकता है वो लंग में जाए, प्लूरा में जाए, हार्ट की तरफ जाए, पेरिकार्डियम की तरफ जाए, ठीक है, बट डायफ्राम को वो डेफिनेटली आई है। अब जैसे ही उसने किया, देन इट हैज कॉज्ड अ रेंट इनटू द डायफ्राम, वहां पे एक टीयर आ गया है, रप्चर आ गया है, फ्रॉम दैट रेंट द रेटिकुलम विल हर्निएट इनटू द थोरेसिक कैविटी, हर्निएशन हो जाएगी, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वहां पे फाइब्रोसिस, एडहेशंस, इस टाइप की भी चीजें बन जाएंगी, एंड दैट रेटिकुलम इट विल लूज इट्स फंक्शनल स्ट्रेंथ, जो रेटिकुलर पेरिस्टाल्सिस होती है उसकी जो मोटिलिटी है, जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए, वो उस तरीके से पेरिस्टाल्सिस उसके अंदर आएगी ही नहीं, ठीक है। इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडी होगी तो इन्फेक्टेड होने के तो चांसेस हैं, क्योंकि फॉरेन बॉडी, तो एट दैट टाइम इट कैन कॉज एब्सेसेशन, ठीक है, एब्सेस भी बना सकती है उस जगह पे। तो देखा हमने रेटिकुलम जो था हर्निएट कर गया, तो इट विल गेट फिक्स टुवर्ड्स द वेंट्रल एस्पेक्ट, और उसकी वजह से उसकी फंक्शनल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। अब रेटिकुलम जो थोरेसिक कैविटी में गया, देन व्हाट क्लिनिकल साइंस इट कैन कॉज, जो हर्ट है, हर्ट विल बी पुश्ड मोर क्रेनियली, हर्ट को अपनी जगह नहीं मिलेगी, वो थोड़ा आगे आ जाएगा, तो नॉर्मल on auscultation the normal heart sounds will not be heard, instead muffled heart sound जो होगी muffling हो जाएंगे उनके अंदर, जो हमें सुनाई देगी, और लंबे टाइम तक पड़े रहने से जो रेटिकुलम है, अब वहां डायफ्राम में रप्चर हो गया, देयर विल बी सम इन्फ्लेमेशन, व्हेन देयर विल बी फिब्रिनस टाइप ऑफ इन्फ्लेमेशन, फाइब्रिन बनेंगे, थ्रेड बनेंगे, उसकी वजह से एडिशंस हो जाएंगी, एडिशंस होने की वजह से, और साथ के साथ जो और एसोसिएटेड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इसोफेजियल ग्रूव होती है, या फिर रेटिकुलम के बाद आगे क्या है, ओमेजम, तो रेटिकुलम से ओमेजम के अंदर जो ओपनिंग जानी है, दैट ओपनिंग, रेटिकुलो ओमेजल ओपनिंग विल आल्सो बी डिरेंज्ड, बिकॉज ऑफ विच जो रेटिकुलर मोटिलिटी है वो प्रॉपर होगी ही नहीं, एक तो पेरिस्टाल्सिस नहीं आएगी, उसके ऊपर जो रेटिकुलम से फूड आगे फर्दर ट्रांजिट करना चाहिए ओमेजम में, वो ओमेजम में नहीं जाएगा, ठीक है। So the sojourn of the ingesta, it will be increased within the forestomach, because of which क्या होगा, इतना लंबा टाइम हो गया, there will be constipation, there will be hard, pasty, scanty feces will be passed, ठीक है, all these will be, this pathogenesis is how it will be related to its clinical signs, okay। तो common site as I've already discussed कि hiatus esophageal या फिर ventral to foramen vena cava, or otherwise it can occur near to the chondral junction also, ठीक है। अब ये उन्होंने बताया कि रेटिकुलम हर्निएट होकर थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा, थोरेसिक कैविटी में किस जगह पे जाएगा,
it will be somewhere in the caudal mediastinum. Mediastinum is a space in the thoracic cavity जिसके अंदर heart और जो aorta सब important structures हैं, esophagus, they all pass through. It has 3 cranial, middle and caudal mediastinum. तो caudal mediastinum तक रेटिकुलम पहुंच जाएगा, जहां पे अदरवाइज हार्ट की एपेक्स वगैरह प्रेजेंट होनी चाहिए थी. It will be dorsal to the xiphoid sternum. फिर फाइब्रस बैंड्स क्यों बनेंगे? क्योंकि फिब्रिनस इन्फ्लेमेशन हमने बताया फॉरेन बॉडी है, अब हो सकता है वो डायफ्राम को रप्चर करके इट विल स्टार्ट फाइंडिंग इट्स ऑल्टरनेट ट्रैक, जहां पे जा रही है वहां पे जाके इन्फ्लेमेशन हो गई. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी फाइब्रिनस बैंड्स व्हिच विल बी ऑब्जर्व, जिसके अंदर हो सकता है कि फॉरेन बॉडी भी हमें मिल जाए, और नहीं भी मिले मतलब हो सकता है कि कोई एब्सेस बना के एब्सेस के अंदर एंट्रैप हो जाए, और अदरवाइज हमें कहीं लंग्स की तरफ भी हो सकती है. तो वेयर एवर द फॉरेन बॉडीज वी हैव टू लुक इनटू दैट, और वो फॉरेन बॉडी भी हमें उसको रिमूव करना होगा जब हम मैनेज करेंगे. क्लिनिकल साइंस, जनरली दिस कंडीशन इज सीन इन प्लूरीपैरस एनिमल्स. और क्या होगा, अब इसकी वजह से एनिमल विल शो रिड्यूस्ड फीड इनटेक. कितना पेन के अंदर है, खाना खाएगा नहीं. व्हेन देयर इज रिड्यूस्ड फीड इनटेक, एनिमल विल बी वीक एंड इट विल शो प्रोग्रेसिव इमेसिएशन. बिल्कुल कमजोर हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी. The milk yield in this case also it will fall abruptly, एकदम नील के ऊपर आ जाएगा. Animal will be very dull and depressed. Rumen motility, क्योंकि रेटिकुलम भी अफेक्टेड है, rumen के अंदर भी पेरिस्टालसिस नहीं है, मोटिलिटी खत्म हो जाएगी. एंड there will be a peculiar type of tympany. इसमें कैसी टिम्पनी होती है? There will be chronic और recurrent, बार बार टिम्पनी होगी. एनिमल को कोई भी दवाई दे दी, कुछ भी दिया, एंटी ब्लोट, कोई भी तुम ट्रीटमेंट दे दो, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू मेडिसिनल ट्रीटमेंट. व्हाई? बिकॉज द एक्चुअल एटियोलॉजी वो तो वही है ना कि रेटिकुलम उसके अंदर फंसा हुआ है, वहां से पेरिस्टालसिस नहीं हो रही, विच इज अ रीजन फॉर दिस रिकरेंट ब्लॉट. ठीक है, तो इट इज वेरी peculiar in this diaphragmatic hernia. Then as I told, the sojourn of ingesta will be prolonged. There will be constipation, scanty feces होंगी, या फिर कई बार क्या होगा, there may be chances कि डायरिया ही हो जाए with very foul smell. और जो ब्लोट इसके अंदर जो होता है ना, इट इज मोर कॉमनली फ्रोदी, बड़ा फ्रोदी झाग झाग टाइप का ब्लोट होता है इसके अंदर जब देखा जाता है. ठीक है, देयर में भी ब्रिस्केट एडिमा, जैसे हमने टीपी के अंदर डिस्कस किया था, पेरिकार्डाइटिस में ब्रिस्केट एडिमा था. बट द रीजन ऑफ ब्रिस्केट एडिमा इन दिस डायफ्रामेटिक हर्निया इज ड्यू टू प्लूरल अफेक्शंस. ठीक है, प्लूरा अफेक्शन की वजह से ब्रिस्केट एडिमा हो जाती है इसके अंदर. एंड दैट में आल्सो at times show jugular pulsation, but that jugular pulsation traumatic pericarditis के अंदर ज्यादा characteristic है. Then there will be abduction of limb. Animal will, while walking, it will show difficulty in walking and the head will be bent slightly. अब जब animal regurgitate कर रहा है, in advanced cases there are chances of aspiration, pneumonia होने के chances होते हैं, and very rarely there can be chronic cough also. So to diagnose the condition क्या क्या करना है, हम हिस्ट्री लेंगे. हिस्ट्री में पता लग जाएगा यहाँ पे एनिमल इज इन एडवांस स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी वेयर इट इज शोइंग डिफिकल्टी एंड आइदर इट हैज रीसेंट पार्चुरेशन, क्योंकि उसी टाइम पे बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग वायलेंट कंट्रैक्शन या फिर जो एब्डोमिनल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, इट प्रीडिस्पोज द एनिमल फॉर हर्निएशन. Then we can see the clinical signs of recurrent tympany, the moving gait of the animal where it will show slow movement. लैक्टेशन एकदम ड्रॉप हो जाएगी टू 0. इंटरमिटेंट देयर विल बी कॉन्स्टिपेशन और डायरिया. ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन जो वाइटल पैरामीटर है, टेम्परेचर और रेस्पिरेशन, दे आर ऑलमोस्ट नॉर्मल. पल्स रेट जो है वो भी थोड़ी बहुत ही बढ़ती है, ज्यादा नहीं है. बट ऑस्कल्टेशन, अपॉन ऑस्कल्टेशन द कार्डियक साउंड, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो मफल्ड है. और क्या होगा, जो रेटिकुलर साउंड्स हैं जो कि हमें 8th थोरेसिक के बाद मिलना चाहिए, लेकिन अब क्या है, बिकॉज ऑफ हर्निएशन द रेटिकुलम विल मूव cranially, so these reticular sound they can be heard posterior to the cardiac area, जहां पे cardiac area जस्ट उसके बाद, मतलब 6th और 5th इंटरकोस्टल स्पेस पे हमें रेटिकुलर साउंड ऑस्कल्टेट हो जाएंगी more cranially. Okay, then hemogram, it will show leukocytosis along with neutrophilia. The ECG finding the pattern will be disturbed because obviously the position of the heart is changed. रेडियोग्राफी कर सकते हैं, विच कैन बी प्लेन और कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी. एक्सरे से हमें क्या पता लगेगा कि डायफ्राम की लाइन इंटैक्ट है या नहीं है, डायफ्राम और पेरिकार्डियम कहाँ पे प्रेजेंट है डायफ्राम के रिस्पेक्ट में, या रेटिकुलम कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई फॉरेन बॉडी, शार्प मेटेलिक फॉरेन बॉडी दिख रही है या नहीं दिख रही है, अगर हर्निया है, ये सब चीजें हमें पता लग सकती हैं. देन वी कैन गो फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी. इन अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, यही रेटिकुलर की जो पेरिस्टालसिस है, वी विल ऑब्जर्व दीज पेरिस्टालसिस
एट अ मोर क्रेनियल पोजीशन, जो हमें 4th to 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर अगर जाके रेटिकुलर वॉल की पेरिस्टालसिस दिख जा रही है, उसकी मोटिलिटी दिख जा रही है, देन इट इज अ कंफर्मेटरी टू डायफ्रामेटिक हर्निया, क्योंकि वो अपने नॉर्मल लोकेशन से मोर क्रेनियली प्रेजेंट है। देन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी, ये क्या है? अगर सपोज करो कोई हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, एक्सरे नहीं कर सकते, हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, बट दीज क्लिनिकल साइंस दे आर इंडिकेटिंग कि हाँ डीएच है, तो प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस तो आ गया। टू कंफर्म वी कैन अंडरगो एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी आल्सो इफ वी डू नॉट हैव रेडियोग्राफ एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे लेप्रोटॉमी की, वी विल जस्ट पास द हैंड क्रेनियली इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, वहां पे हम देख लेंगे डायफ्राम कैसा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हर्निएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सरे, ऑल्दो ये थोड़ा गलत तरीके से लगा हुआ है। गलती ये है कि cranial structure should be present on the left side, inverted image है ये, but if you can see these are the intestinal organs which are present, abdominal viscera, this all is the abdominal viscera which is present in the thoracic cavity and it is compressing the heart, ठीक है। यहाँ की तरफ abdominal cavity है, ये thoracic cavity है, यहाँ पे पूरा lungs होना चाहिए था, black होना चाहिए था, but ये organs जो है ये thoracic cavity के अंदर चले गए हैं। this is diaphragmatic hernia. Next, see this radiograph. This is the diaphragmatic line. This is the diaphragmatic line. But what you can see, cranial to this diaphragmatic line, this much area ना, इसको देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे इमेज के नेट की स्पीड अच्छे से होगी। एक तो फॉरेन बॉडीज दिख रही है, some of them are potential, some of them are non potential foreign bodies, दोनों तरीके से दिख रही है। उसके अलावा if you can see this opacity, ये जो मतलब honeycomb like pattern जो दिखाई दे रहा है into the thoracic cavity, this is suggesting कि ये रेटिकुलम है, ये वाला जो एरिया है ये रेटिकुलम है, ये honeycomb pattern है, if you can see, okay। तो इससे यानी कि अगर ये हनीकॉम्ब पैटर्न डायफ्राम के क्रेनियली प्रेजेंट है, इट ऑब्वियसली मींस कि दिस इज अ हर्निएटेड पोर्शन ऑफ डायफ्राम, ये पता लग रहा है। वरना तो ये कॉर्डली भी प्रेजेंट हो सकती थी कि बस ठीक है, फॉरेन बॉडी पता लग जाता, रेटिकुलम के अंदर फॉरेन बॉडी तो होंगी ही होंगी, लार्ज एनिमल है, कुछ ना कुछ पेबल्स स्टोन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, बट दिस इज अ हर्निएशन बिकॉज इट इज प्रेजेंट क्रेनियल टू द डायफ्राम, ठीक है। नाउ सी दिस नेक्स्ट, इसके अंदर भी है, दिस इज द डायफ्रामेटिक लाइन और ये हर्निएटेड कंटेंट्स है, ये देखो ये हनीकॉम्ब पैटर्न जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, ऑल्दो देयर इज नो फॉरेन बॉडी, बट दिस हर्निएटेड हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न इट सजेस्ट कि वहां पे डायफ्रामेटिक हर्निया है, रेटिकुलम हर्निएट किया है। सिमिलरली इन दिस, ये डायफ्रामेटिक लाइन के क्रेनियल की साइड में ये ओपेसिटी हनीकॉम्ब की भी दिख रही है, एंड यू कैन सी दीज फॉरेन बॉडी, ये जो नट बोल्ट से दिख रहे हैं तुम्हें इसके अंदर, ठीक है। तो इन सब से डीएच का पता लग रहा है। अगेन दिस इज अ लिटिल डायफ्राम, इसमें क्या है, ये काफी ज्यादा ही मोर ऑफ एरिया इज हर्निएटेड, तो पूरा का पूरा रेटिकुलम उस एरिया के अंदर दिखाई दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दिस एरिया यू कैन सी, यहाँ पे फॉरेन बॉडी है और यहाँ पे एब्सेस बनी है, जिसकी वजह से दिस वी कैन सी गैस डेंसिटी, वहां पे गैस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म रहे होंगे और पूरा एनकैप्सुलेट जिस तरीके से हुआ होगा। उसके अलावा ये सब फॉरेन बॉडीज देख रहे हो, तो यहाँ पे जो है ये एब्सेस को इंडिकेट कर रहा है कि रेटिकुलर एब्सेस भी बनी है। नाउ दिस अगेन लेटरल रिकमेंसी के अंदर ये डायफ्रामेटिक लाइन है, दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ। अभी तक जो तुमने देखे थे ये सब प्लेन रेडियोग्राफ थे, इसमें कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज नहीं किया है। नाउ दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट रेटिकुलोग्राफ, इन दिस यू कैन सी दिस इज द डायफ्रामेटिक लाइन, डायफ्राम के पीछे की तरफ ये सारा का सारा रेटिकुलम है जिसके अंदर कॉन्ट्रास्ट एजेंट प्रेजेंट है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है, ठीक है। और दिस इज द हर्निएटेड रेटिकुलम इनटू द थोरेसिक कैविटी, यहाँ पे ये हर्निएट हो गया है। अब वो सारे लेटरल रेडियोग्राफ में थे, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर लिया है, तो यहाँ पे स्टर्नम है और ये भी कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी है, इसमें ये दिख रहा है रेटिकुलम, रेटिकुलम डायफ्रामेटिक कैविटी के अंदर इधर आया हुआ है, तो ये कॉन्ट्रास्ट रिएजेंट इधर की तरफ आया हुआ है, ये सुपाइन पोजीशन के अंदर है। फ्रॉम नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक इज अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में मैंने बताया था दिस इज द फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर जब इन्होंने देखा तो व्हाट दे कुड ऑब्जर्व इज द बाइफेजिक पेरिस्टालसिस ऑफ द रेटिकुलर वॉल, उन्होंने पेरिस्टालसिस को मेजर किया कि पेरिस्टालसिस हो रही थी। अगेन एट द लेवल ऑफ फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये तो सब मसल्स है वहां की, बट दिस इज द रेटिकुलर वॉल। फोटो देख के नहीं कह सकते तुम, हो सकता है कुछ और भी लीजन हो, इन अल्ट्रासाउंड रियल टाइम डायग्नोसिस इज गिवन, ठीक है। तो व्हेन यू विल वेट, वहां पे ट्रांसड्यूसर रखोगे, अब यू विल वेट फॉर द मोटिलिटी, वो अब हो सकता है रिड्यूस्ड मोटिलिटी है तो 1 मिनट 2 मिनट तुम्हें वहां पे ट्रांसड्यूसर लगा के रखना पड़े, एंड देन यू विल सी कि हाँ मोटिलिटी आ रही है, दैट विल कंफर्म कि इट वाज अ केस ऑफ डायफ्रामेटिक हर्निया। सो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करना है,
You can perform laparotomy, which is the first step. करना ही करना है. इसके steps क्या होते हैं तुम्हें वो अलग से lecture के अंदर cover होगा rheumatomy के बारे में. But essentially it is performed under the paravertebral block. और जैसे ही तुम इसको करोगे र्यूमन को ओपन करने से पहले, र्यूमनोटमी से पहले, यू जस्ट असेस द कंडीशन ऑफ हर्निएशन कितना है. फिर र्यूमनोटमी क्यों करनी होती है? फर्स्ट स्टेप इन दिस सर्जिकल मैनेजमेंट इज र्यूमनोटमी. र्यूमनोटमी इसलिए करनी होती है बिकॉज वी शुड गेट सम स्पेस. जब हमें सेकंड ऑपरेशन करना है विच इज द हर्नियोरैपी, तो उसको करने के लिए हमें स्पेस चाहिए और ह्यूमन के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट्स है, तो वो सब फ्री करने के लिए अप्रोक्स 70 to 75% ऑफ द ह्यूमन कंटेंट इज टू बी रिमूव. एंड इफ देयर इज फाउल स्मेलिंग तो पूरा का पूरा खाली कर दो, फॉरेन बॉडी वगैरह को रिमूव करो. एंड देन बिफोर सूचरिंग यू शुड इंट्रोड्यूस फ्रेश ल्यूमिनल फ्लूइड, ताकि ल्यूमन की भी कंडीशन बाद में ल्यूमिनाइटिस या कुछ और ना बन जाए. ठीक है. एंड सेकंड कंडीशन इज हर्नियोरैपी. सेकंड स्टेज इन द ट्रीटमेंट इज हर्नियोरैपी. फॉर परफॉर्मिंग हर्नियोरैपी या तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ट्रांस एब्डोमिनल और ट्रांस थोरेसिक. तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है, या तो हम एब्डोमेन एरिया से अप्रोच करेंगे रिपेयर करने के लिए, या फिर थोरेसिक एरिया से. अच्छा, ये एक डाटा दिया गया है and it can be asked at times or in objective कि कौन सी तरफ में है. People may get confused, students may get confused कि रेटिकुलम herniate करता है and रेटिकुलम तो लेफ्ट साइड पे है, तो DH is more common on left side, but it is not the case. वो डिपेंड करता है कि डायफ्राम की वीकनेस कहाँ पे है. सो मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द DH केसेस दे आर टुवर्ड्स द राइट हेमिडायफ्राम, और जो 7% है वो लेफ्ट में, 3% जो बचे हुए हैं वो सेंटर में है. ये एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी की रिपोर्ट्स है. ठीक है. हर्नियोरैपी करनी है तो प्री ऑपरेटिव. हाँ, for doubts maybe you ask me later. I need to finish this. Okay, time is very less. We will rejoin for the doubts. प्री ऑपरेटिवली जो हर्नियोरैपी करनी है उससे पहले यू हैव टू कीप द एनिमल ऑफ फीड. 2 दिन कम से कम ऑफ फीड करके रखना है. इट कैन गो अप टू 3 or 4 days ऑल्सो. सेकेंड कंडीशन जब करने हैं तो उस टाइम पे हाइड्रेशन के लिए वी हैव टू गिव IV फ्लूइड विद एनर्जी. तो डेक्स्ट्रोज कैन बी गिवन, देन प्रेडनिसोलोन कैन बी गिवन एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी. बाद में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एडिमा वगैरह उसको प्रिवेंट करने के लिए. फॉर एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है प्री एनेस्थेटिक में ग्लाइकोजाइलाब्यूट्रम, ये डोज रेट है. ठीक है. ये देने के बाद इंडक्शन कैन बी गिवन आइदर बाय थायो और जाइलाकीटा मिक्स और बाय प्रोपोफॉल. ठीक है, कोई भी हम एजेंट यूज करेंगे. देन आफ्टर द इंडक्शन वी हैव टू इंट्यूबेट द एनिमल. टेक्टाइल एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की जाती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ डायफ्रामेटिक हर्नियोरैपी इज पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. हमें बीच बीच में IPPV देना पड़ेगा, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. वाई सो? क्योंकि हमें पता है रेस्पिरेशन क्यों हो रही है, बिकॉज थोरेसिक कैविटी इज अ क्लोज्ड कैविटी, वहां पे नेगेटिव प्रेशर बना रहता है जिसकी वजह से इंस्पिरेशन हो रही है. बट एज सुन एज यू विल कट ओपन, जब भी तुमने थोरेसिक कैविटी को इंसिजन मतलब जहां से वो जैसे ही तुमने ऑपरेट करना शुरू करोगे तो वो नेगेटिव प्रेशर जो है वो खत्म हो जाएगा. एनिमल के नॉट इंस्पायर ऑन इट्स ओन. तो टू सपोर्ट दैट यू हैव टू प्रोवाइड इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन व्हिच इज अ मस्ट फॉर दिस सर्जरी. एनेस्थीसिया इनहेलेंट से मेंटेन होगा. तो इफ वी टॉक अबाउट द ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच, ट्रांस एब्डोमिनल की बात करेंगे तो एनिमल हैज टू बी पोजीशन इनटू द सुपाइन, डोर्सल रिकमेंसी के अंदर लेटाएंगे एंड द राइट क्रेनियल क्वाड्रेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज इनटू द राइट साइड. हमें उसको एसेप्टिकली प्रिपेयर करना है. देन इंसिजन विल बी गिवन पैरेलल टू द कोस्टल आर्च. 30 सेंटीमीटर तक का इंसिजन देंगे एंड दैट इंसिजन विल बी पोस्ट जिफॉइड. ठीक है. जैसे यू मस्ट बी नोइंग द लैंडमार्क की जिफॉइड कहाँ है, अम्बलाइकस कहाँ है, प्री पेल्विक कहाँ है. ठीक है. तो पोस्ट जिफॉइड हम 5 सेंटीमीटर थोड़ा पीछे उससे 30 सेंटीमीटर तक का लंबा देंगे इंसिजन, क्योंकि वहां पे हेमरेज सबसे कम होती है. अब स्किन इंसिजन के बाद यू हैव टू रिमूव द मसल एंड पेरिटोनियम एंड आफ्टर दैट यू विल एंटर इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी में जब आ जाओगे तो वहां पे तुम देखोगे कि रेटिकुलम दिख जाएगा. रेटिकुलम एंड यू विल असेस द कंडीशन ऑफ डायफ्राम. वहां पे कोई एडिशंस होंगे, सपोज इफ in between the diaphragm and reticulum, then you bluntly have to remove those dissections. या फिर रेटिकुलम का थोरेसिक ऑर्गन्स के साथ भी एडिशंस हो सकती है, तो उन एडिशंस को जेंटली रिमूव करना है. then you have to take the reticulum back into the abdominal cavity and you have to repair that rent. hernia के अंदर जो defect आया है उसको you have to repair. most commonly in large animal continuous lock stitch pattern is used for repair, या फिर वेस्ट ओवर पेन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉमन जो है वो continuous lock stitch with a non absorbable suture material दिया जाता है. suturing is generally started from the lower end
and it is continued upward. उसके बाद abdominal closure will be performed in a routine manner. Muscles, उसके बाद subcut और उसके बाद skin, जिस तरीके से करते हैं. So in this picture you can see the animal is in the supine position, and this area, entire area is aseptically prepared. Incision will be given onto the right side, right cranial quadrant के अंदर incision दिया जाएगा. यहाँ पे देखो ये जिफॉइड है, जिफॉइड के 5 सेंटीमीटर पीछे पैरेलल टू द कॉस्टल आर्क यहाँ पे इंसिजन देना है. दिस विल बी द साइट ऑफ इंसिजन. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस इज द रेंट इन द डायफ्राम, एंड थ्रू दिस अ रेटिकुलम हैज हर्निएटेड. यहाँ पे रेटिकुलम हर्निएट किया है, डायफ्राम का रेंट है, एंड दिस इज रिपेयर. यहाँ पे देखो ये लॉक स्टिच पैटर्न है. इफ यू कैन क्लोजली मॉनिटर, दिस इज द लॉक स्टिच, कॉन्टिन्यूअस लॉक स्टिच पैटर्न यूज्ड फॉर रिपेयर ऑफ hernial defect. Then apart from abdominal, second approach which I told was intrathoracic. Intrathoracic भी कर सकते हैं. तो intrathoracic approach, इसके लिए हम पहले कंफर्म कर लेंगे कि राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है, जोन सी जगह वहां से करेंगे. जनरली इट इज परफॉर्म्ड एट 7th rib, 7th के पास से किया जाता है. एडिशनली जो हमने एनेस्थीसिया दे रखा है उसके अलावा थोड़ा लिग्नोकेन भी दे देंगे. एंड जहाँ पे 7th rib है वहां पे हम बीच से इंसिजन देना शुरू करेंगे, and we will make the incision ventrally, उसको extend करेंगे up to the costochondral junction. तो स्किन हटाया, स्किन के बाद वहां से सबक्यूटेनियस और जो सुपरफिशियल मसल है उनको हटा देंगे. सुपरफिशियल मसल लाइक लेटिसिमस डोर्साई एंड सिरेटस वेंट्रालिस. तो सिंपली स्किन, सबगट एंड देन मसल्स आर रिमूव्ड. और जब हम मसल्स हटा देंगे देन व्हाट वी विल गेट टू सी इज रिब्स. मसल्स हटाने के बाद रिब्स दिखाई देंगी. तो इसके बाद ट्रांसथोरेसिक में भी देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस. आइदर इट कैन बी इंटरकोस्टल या फिर split rib technique, rib resection method. There are different approaches. ठीक है. तो अगर हम ये इंटरकोस्टल, ये इधर लिखा हुआ है बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम मैं तुम्हें पिक्टोरिकली दिखाती हूँ. ये इंटरकोस्टल के अंदर क्या होता है, जैसे रिब्स है, रिब्स के पैरेलली तुम इंसिजन दोगे एंड दैट इंसिजन विल बी क्रेनियल टू द रिब, क्योंकि कॉर्डल साइड पे देयर आर सम वेसल्स. तो इंसिजन देने के बाद जैसे ही तुम दे दोगे, प्लूरा को इंसाइज करोगे, रेटिकुलम फिर से दिख जाएगा. रेटिकुलम जैसे ही दिखा उसको रिमूव करना है, पीछे की तरफ से रिड्यूस करना है, एंड रिंग इज टू बी क्लोज्ड एज इन द सेम मैनर. उसके बाद वही मसल्स को सूचर करोगे, एंड फॉर क्लोजर ऑफ इंसिजन अराउंड द रिब्स तुम इंसिजन लोगे ताकि रिब्स वापस से नजदीक में आ जाए. सेकेंड इज रिब रिसेक्शन मेथड. रिब रिसेक्शन के लिए मैं तुम्हें फोटोग्राफिकली दिखाती हूँ. जैसे ये दिखाई, ये स्किन है, सुपरफिशियल मसल्स को कट किया. आफ्टर इंसाइजिंग द सुपरफिशियल मसल्स, नीचे ये दिस इज द रिब, ये रिब दिखाई दे रहा है. दिस इज एट द लोकेशन ऑफ 7th rib. 5th rib गलत है, ये पेरिकार्डियक्टोमी का है तो वो 5th rib पे होता है, उसकी इमेज है, बट इट विल बी परफॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ 7th rib. स्किन हटाया, मसल्स, एंड देन दिस इज द रिब्स. ये रिब्स दिख गया. आफ्टर रिब्स यू हैव टू गिव इंसिजन ऑनटू द पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम इधर से रिमूव किया, नीचे की तरफ कर्व्ड एक फोर्सेप्स लगा के यू हैव टू लिफ्ट द रिब. रिब को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके ये नीचे देखो गिगली वायर लगाई है. गिगली वायर इट विल हेल्प इन ऑस्टियोटॉमी. यहाँ पे से ये बोन कट करने में हेल्प करेगी. ठीक है. और वहां से बोन कट की, नीचे की तरफ जो डिस्टल आर्टिकुलेशन था वहां कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है, वहां से तो जोड़ से ही हटा दिया, डिसआर्टिकुलेट किया. एंड नाउ दिस इज द डिस्टल, नीचे की तरफ जो पेरियोस्टियम है और इसी के नीचे प्लूरा है. तो जब एनिमल विल एक्सपायर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन, उस टाइम पे इधर से इंसिजन देना है. यू विल सी फॉर द डिफेक्ट, जो डिफेक्ट है रेटिकुलम को पीछे करके उस टाइम पे दिस डिफेक्ट इज टू बी रिपेयर्ड. ठीक है. सो दीज आर द इमेज जहाँ पे ये रिब दिख रही है. दिस इज द रिब फॉर रिसेक्शन. यहाँ से रिसेक्ट कर दी रिब, और उसके बाद ये रेटिकुलम दिख रहा है कि रेटिकुलम बड़ा है, और यहाँ से इन्होंने ये रिपेयर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिपेयर है. ठीक है. और instead the third technique can be split rib technique, although it is very rarely used. Other techniques are also very rarely used. Generally abdominal approach पे ही किया जाता है. स्प्लिट रिब के अंदर, रिब के अंदर एक लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देंगे और उसी के ट्रांसवर्स में 2 इंसिजन देंगे. सो इट प्रोवाइड्स द बेस्ट एक्सपोजर, मैक्सिमम एक्सपोजर टू द प्लूरल स्पेस. और इसमें स्प्लिट रिब के अंदर रिब रिट्रैक्टर की जरूरत नहीं है. देन प्रिकॉशंस, इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉर दिस सर्जरी. सबसे जरूरी है नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करके रखना है, क्योंकि जैसे ही तुम कहीं पे भी एब्डोमिनल इंसिजन दोगे या थोरेसिक कहीं से भी दोगे, अभी तक इनिशियली नेगेटिव प्रेशर, इंस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो है ही एनिमल को, बट क्योंकि जहां पे डिफेक्ट है वहां पे रेटिकुलम सटा होता है जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर बना हुआ होता है. लेकिन जैसे ही तुम इंसाइज करोगे एब्डोमेन में भी, दैट नेगेटिव प्रेशर विल बी रिलीव्ड एज सच. तो बिल्कुल एनिमल खुद से रेस्पायर नहीं कर पाएगा. तो नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए चेस्ट कैविटी के लिए सक्शन
डिवाइस का यूज किया जाएगा, ठीक है, ताकि नेगेटिव प्रेशर बना रहे। बाहर से असिस्टेड रेस्पिरेशन के लिए इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर इज टू बी गिवन। और जैसी सर्जरी हो जाएगी एनिमल की रेस्पिरेशन को वी विल मॉनिटर। इफ व्हेन द रेस्पिरेशन कम्स टू नॉर्मल, दैट रेस्पिरेटर कैन बी नाउ रिमूव्ड, बट टू रिमूव द एंडोट्रेकियल ट्यूब you have to wait till the swallowing reflex वापस से normal नहीं आ जाता, and then just wait for the animal to come into the sternal recumbency। वहां पे animal को support के लिए कुछ बोरी side में लगा दोगे, गनी bags वगैरह लगाओगे। पोस्ट ऑपरेटिवली यू हैव टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स एंड एनाल्जेसिक। फिर फ्लूइड थेरेपी के ऊपर फूड जो है थोड़े टाइम तक रफ फूड तो बिल्कुल फॉरेजेस के ऊपर रखना नहीं है। जो सॉफ्ट फूड इजीली डाइजेस्टेबल फूड है, इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड ग्रेजुअली। अगर प्रेग्नेंट एनिमल है, ठीक है, अगर सर्जरी कर दी बाई चांस प्रेग्नेंट एनिमल में, देन यू हैव टू चेक फॉर फीटल वायबिलिटी, ठीक है या नहीं है। और क्योंकि ब्रिस्केट एडिमा बनने के चांसेस हमने देखे थे कि ब्रिस्केट एडिमा बन सकता है, तो टू ट्रीट दैट डायूरेटिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड। स्किन सूचर्स, क्योंकि वेंट्रल एस्पेक्ट पे उसका सूचर्स का अच्छे से ध्यान रखना है। 12 डेज के आसपास सूचर्स रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अब एक तो ये तो हमने बात की हर्नियोरैपी। अपार्ट फ्रॉम हर्नियोरैपी, डायफ्राम के रेंट को रिपेयर करने के लिए वी कैन गो फॉर हर्नियोप्लास्टी ऑल्सो। हर्नियोप्लास्टी क्यों करते हैं? ताकि जहां पे वीक स्पॉट, देर आर वेरी हाई चांसेस कि अभी तुम हर्निया रिपेयर करोगे, आफ्टर फ्यू डेज इट कैन रिअकर, सपोज द एनिमल इज इन एडवांस प्रेगनेंसी या फिर ऑलरेडी वो वीक है। तो अगर हमें लग रहा है कि रिकरेंस के चांसेस है, उसको अवॉइड करने के लिए, अगर गैप बहुत ज्यादा है उसको अवॉइड, नजदीक मतलब उसको अप्रोच रिंग को रिपेयर करने के लिए अगर गैप बहुत ज्यादा है, या फिर जहां पे डायफ्राम हमें ऑलरेडी पता है कि वीक है, तो वहां पे एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ करने के लिए रीइंफोर्स कर सकते हैं। Which materials can be used for hernioplasty? तो hernioplasty और herniorrhaphy में क्या डिफरेंस है? रैपी मींस रिपेयर नॉर्मल सूचर से, और प्लास्टी मींस वी आर यूजिंग सम प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल सब्सटेंस फॉर रिपेयर। लिविंग मटेरियल लाइक स्किन, सबक्यूटिस, ड्यूरा मैटर, मसल एंड फेशियल एटा कैन बी यूज्ड। और अपार्ट फ्रॉम दैट नॉन लिविंग मैश बन सकती है, शीट्स बन सकती है, नाइलॉन, टेफ्लॉन या स्टेनलेस स्टील की, उनका यूज किया जा सकता है फॉर hernioplasty। द कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? वुंड एडहेशंस, पेरिटोनाइटिस, thoracic cavities involved, तो pneumothorax और pleural effusion can be seen। उसके अलावा एनुअल प्रोलॉन्ग रिकम्बेंसी के अंदर सर्जरी के बाद होगा तो एनोरेक्सिया, रूमिनेशन वगैरह में दिक्कत आएंगी, डाइजेस्टिव से रिलेटेड कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, टिम्पनी, ये सब देखने को मिल सकते हैं। एडवांस प्रेगनेंसी में सर्जरी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि एट द एक्ट ऑफ पार्चुरेशन फिर से अगेंस्ट वो प्रीडिस्पोज होगा। तो ऐसे केस में हमें उसको टेम्परेरी रिलीफ करने के लिए हम रूमन फिस्टुला बना सकते हैं, कि बार बार जो ब्लोड बन रही है, क्योंकि जिस टाइम पे देयर इज टिम्पनी तो सारी एसेंशियल स्ट्रक्चर्स हो गए, aorta, वीना कावा, सबके ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इसकी वजह से कार्डियक फंक्शनिंग भी डिस्टर्ब होती है। जितना वीनस रिटर्न हार्ट को मिलना चाहिए वो सब प्रॉपरली नहीं मिल पाता, ठीक है। और अगर सपोज करो एनिमल पार्चुरेट कर गया, उसके बाद हमने सर्जरी कर दी, नॉन तो ब्रीडिंग रेस्ट 3 to 4 months का भी देना चाहिए, अदरवाइज अगेन इट कैन प्रीडिस्पोज्ड for recurrence। So this was all about today's lecture। इसके अंदर सिर्फ हमने लार्ज एनिमल के अंदर डायफ्रामेटिक हर्निया को कवर किया है। To discuss about DH in small animals, I'll be taking another lecture। अब यही है। तो डाउट्स क्या थे बताओ। मैम एक बार वो वापस बता दीजिए कि रिकरेंट ब्लोट क्यों हो रहा था। कौन सा लगाना है वापस से, फिर बताओ। रिकरेंट ब्लोट क्यों हो रहा था? रिकरेंट ब्लोट क्यों हो रहा है इसके अंदर? क्योंकि देखो रेटिकुलम जो है वो जाके फंस गया है, ठीक है, रेटिकुलम डायफ्राम के अंदर जाके फंस गया, जिसकी वजह से देयर इज नो पेरिस्टालसिस। और उसी के बाद जहां से रेटिकुलम से ओमेजम में जाना चाहिए था, वो भी आगे से इंजेस्टा नहीं जा रहा। तो नॉर्मल जो खाना जिस तरीके से पैसेज होना चाहिए था, दैट ट्रैक्ट इज डिस्टर्ब, इसकी वजह से रिकरेंट ब्लॉट है। ओके मैम। ओके, अदर डाउट्स? Babab, note the attendance। ओके मैम, आई विल टेक दैट एंड आई विल टेक द स्क्रीनशॉट। और कोई डाउट्स है बताओ। एटलीस्ट रिस्पॉन्ड, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ तो बोलो। क्लियर है मैम। ठीक है, rejoin, I will ask questions on this, rejoin through the same link again।
अभी इसमें टाइम खत्म हो रहा है. We will discuss on this lecture. अटेंडेंस उसी के बाद होगी. Rejoin. ओके मैम.